नमस्कार, एक बार फिर से मैं हरकेश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का केपी कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर। बात कर रहे हैं हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर की इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का अब तक हमारे 2 क्वेश्चन हुए हैं, कल गलती से तीसरा क्वेश्चन बोल दिया था उसमें, तो तीसरा क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो कहता है मानव पर्यावरण संबंध। अब ये मानव पर्यावरण जो संबंध हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, या हम जो पढ़ेंगे वो वही मानव पर्यावरण संबंध हैं जो हमने बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर रीड किए थे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हमने देखा था कि मानव का पर्यावरण के साथ में किस प्रकार का रिलेशन है, किस प्रकार से वो उसके साथ में अंतर संबंध बना करके रहता है। कहाँ पे शुरू में मानव जो था वो नियतिवादी था, निश्चयवादी था, यानी कि उसको हम पर्यावरण निश्चयवाद कहते हैं कि वो पर्यावरण से बहुत डरता था, पर्यावरण से उसका लगाव भी काफ़ी था, पर्यावरण की वो पूजा करता था। दूसरा हमारे पास में आता है संभववादी मानव। संभववादी विचारधारा के अंतर्गत मानव जो है सब तरफ संभावनाएं देखता है और कहता है कि पृथ्वी पर जो भी चीज़ उपलब्ध है वह अपनी इच्छा अनुसार उसका प्रयोग कर सकता है। और तीसरी विचारधारा हमारे सामने निकल करके आती है ग्रिफिथ टेलर की। तो ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि नहीं भी, हम पर्यावरण को सब कुछ नहीं मान सकते, हम ये नहीं कह सकते कि प्रकृति ही सब कुछ है और मनुष्य कुछ भी नहीं, और ये भी नहीं कह सकते कि मानव ही सब कुछ है और प्रकृति के आगे कुछ भी नहीं है, यानी प्रकृति के पास में सिर्फ संभावनाएं हैं, वो सिर्फ एक सलाहकार के रूप में है। तो ये बात हम नहीं कह सकते। तो ये किन्होंने कही थी कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है, प्रकृति के पास में प्रकृति संभावनाएं ही दिखाती है, मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार उसका प्रयोग कर सकता है। तो ये ब्लाश का कहना है, ये संभववादियों का कहना है। और प्रकृति ही सब कुछ है, मानव कुछ भी नहीं, ये किसका कहना था? तो ये फ्रेडरिक रेटजेल का कहना था, यानी जर्मन भूगोलवेता का कहना था, यानी कि नियतिवादी का ये कहना था। तो नियतिवादी और संभववादी दोनों विचारधाराओं को तोड़ करके उन्हें वापस से सिलाई की। किसने सिलाई की? टेलर ने की थी। ग्रिफिथ टेलर ने सिलाई करके कहा था कि ये नवनिश्चयवादी है। नवनिश्चयवादी विचारधारा जो होती है उसके तहत हम प्रकृति को भी बराबर वैल्यू देते हैं और मानव को भी बराबर वैल्यू देते हैं, यानी प्रकृति मानव को प्रभावित करती है और मानव के क्रियाकलाप प्रकृति को प्रभावित करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको यही बताने वाला हूँ कि ये क्लास जो है वो मेरी रिकॉर्ड की हुई है। उस रिकॉर्डिंग क्लास का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके अंदर हमने पूरा डिटेल से निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद को पढ़ा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन को जो है वो स्किप करूँगा, जिसके अंतर्गत हम मानव पर्यावरण संबंध, उनके अवबोध, उनके गुणता को स्पष्ट करते हैं। वो होते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी कि निश्चयवाद, संभववाद, और तीसरा हमारे पास में आता है नवनिश्चयवाद। इसके नोट्स आपको पूरे इसी तरीके से मिल जाएंगे, आपको थर्ड ईयर की क्लास में मिल जाएंगे, लेकिन इसकी जो वीडियो है वो आपको सेकेंड ईयर की क्लास में मिलेगी, तो वो आपको लिंक के थ्रू आपको मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4, तो इसमें हम यूनिट सेकंड की बात शुरू करेंगे। यहाँ पे यूनिट सेकंड हमारा फर्स्ट यूनिट के अंदर 3 प्रश्न हमने इंपॉर्टेंट तैयार किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप तीनों प्रश्नों का अच्छे तरीके से अध्ययन जरूर करें। पारिस्थितिकी की संकल्पना, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, क्या उसका अर्थ है, क्या इकोसिस्टम होता है? बाद में इकोसिस्टम को पढ़ेंगे, पहले इकोलॉजी को पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी के बारे में जानेंगे कि पारिस्थितिकी किसको कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पारिस्थितिकी के बारे में। पारिस्थितिकी का अर्थ, विषय क्षेत्र और उसके प्रकार, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। और पारिस्थितिकी के घटक, उनकी क्रियाशीलता को स्पष्ट कीजिए, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। तो सेकंड यूनिट में हमें पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ना है। तो पारिस्थितिकी से शुरुआत करते हैं कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। 1685 में सर्वप्रथम आयरिश विद्वान किंग ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि वनस्पति जगत के विस्तार एवं पर्यावरण में अंतर संबंध पाया जाता है। वनस्पति जो जगत है, पूरी की पूरी वनस्पति जाति जो है, उसका पर्यावरण में अंतर संबंध पाया जाता है, क्योंकि पर्यावरण उसी से ही बनता है। इसी वनस्पति से ही पर्यावरण की उत्पत्ति होती है। वनस्पति नहीं है तो पर्यावरण की उत्पत्ति नहीं होगी। 1859 में विविध जीव जंतुओं के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों के अध्ययन के लिए इथोलॉजी
ध्यान रखिएगा, इथोलॉजी यानी जैववार्षिकी नामावली का प्रयोग किया गया। जैववार्षिकी, अब तो हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं ना, तो इसको इकोलॉजी ना कह करके इसको क्या कहा गया, इथोलॉजी कहा गया। कब? 1859 में। 1859 वही टाइम है जब चार्ल्स डार्विन की किताब आई थी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति। वो चार्ल्स डार्विन हैं जिनकी किताब को, जिनके विचारधाराओं को पढ़ करके फ्रेडरिक रेटजल ने मानव भूगोल की जो है नींव रखी थी, मानव भूगोल के वो जनक कहलाए थे। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में पारिस्थितिकी के अर्थ को स्पष्ट किया, जिसके कारण उनका सिद्धांत डार्विनियन इकोलॉजी बन गया। इनका सिद्धांत क्या कहलाता है? डार्विनियन इकोलॉजी कहलाता है। डार्विन विकासवादी सिद्धांत इनका जो सिद्धांत था। 1866 में प्रसिद्ध जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकल, ध्यान रखिएगा, जर्मन जीव विज्ञानी कौन है? अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी, यानी कि जर्मन में इसको क्या कहते हैं, ओइकोलॉजी, ओइकोलॉजिया शब्द इसको कहा जाता है। तो ओइकोलॉजिया से इन्होंने इकोलॉजी शब्द जो है निकल करके आता है। तो ये शब्द किन्होंने दिया था? जर्मन जो पारिस्थितिकी विद्वान है, जीव विज्ञानी हैं, उन्होंने, अर्नेस्ट हैकल ने ये दिया था। ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोनोमिया से लिया गया है। ये जो शब्द है ये कहाँ से आया? ओइकोनोमिया से आया। और ओइकोनोमिया कहाँ का शब्द है? ग्रीक भाषा का। और सबसे पहले विद्वान कौन से हुए थे? यूनानी विद्वान हुए थे। तो यूनानी यानी कि ग्रीक, वहाँ की भाषा कौन सी थी? ग्रीक भाषा थी। तो ग्रीक भाषा के अंदर उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था ओइकोनोमिया। और जब जर्मन विद्वान आए तो जर्मन विद्वानों ने जर्मनी भाषा के अंदर शब्द का प्रयोग किया ओइकोलॉजिया। ठीक है, यहाँ ओइकोनोमिया था, यहाँ ओइकोलॉजिया बन गया। और फिर हमने उसको इंग्लिश के अंदर जब देखा तो इंग्लिश का उसका शब्द कहलाया कौन सा? इकोलॉजी शब्द कहलाया, जिसका हिंदी अनुवाद क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। तो ओइकोनोमिया से लिया गया, जिससे इकोलॉजी तथा इकोनॉमी। अब देखो ओइकोनोमिया, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द छुपे हुए हैं? इकोलॉजी और इकोनॉमी, दोनों शब्द इसमें जुड़े हुए हैं। तो दोनों शब्दों की उत्पत्ति इसी शब्द से हुई है। ओइकोनोमिया यानी कि ओइकोस प्लस लोगोस, जिनका अर्थ क्रमशः आवास। ओइकोस का अर्थ क्या होता है? आवास, यानी कि हैबिटेट। तथा लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। लोगोस का अर्थ होता है, या लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो इकोलॉजी, लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना, यानी कि लोगोस। लॉजी शब्द बना है लोगोस से, इको शब्द बना है ओइकोस से। ओइकोस का अर्थ क्या होता है? आवास, रहने योग्य स्थान को आवास कहते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? देखिए, वार्मिंग 1895 में परिभाषा दे रहे हैं, पारिस्थितिकी जीवों व पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी क्या है, ओइकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी क्या है? वो जीवों और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट्स। ठीक है, जी टेलर यानी ग्रिफिथ टेलर जो है ये क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी में सभी जीव जंतुओं का संपूर्ण पर्यावरण के साथ पूर्ण संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो मेनली अब आपके पास में पारिस्थितिकी की एक परिभाषा निकल करके आएगी। वो परिभाषा क्या है? जीवों का पर्यावरण के साथ संबंध पारिस्थितिकी में किया जाता है। जैसे मानव भूगोल में क्या किया जाता है? मानव भूगोल में हम कहते हैं मानव का पर्यावरण के साथ संबंध को क्या कहते हैं? मानव भूगोल। तो इसी तरीके से जो पर्यावरण है उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? पर्यावरण यानी कि जैविक वनस्पतिक जैव जगत का भौतिक जगत के साथ में जो संबंध है उसे हम पर्यावरण भूगोल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है? भौतिक भूगोल यानी भूगोल आता है। भूगोल विषय की दो शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल है और एक हमारे पास में मानव भूगोल है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या आ जाएगा? जितनी भी अजैविक तत्व है, अजैविक घटक है, उनका अध्ययन जो है वो भौतिक भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल में हम क्या कहते हैं कि मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर पर्यावरण अध्ययन आ जाता है, पर्यावरण भूगोल आ जाता है, जो कि भौतिक भूगोल की एक शाखा है। तो पर्यावरण भूगोल के अंदर क्या कहते हैं हम कि पर्यावरण और जो भौतिक घटक है उनके मध्य संबंधों को हम पर्यावरण भूगोल में पढ़ते हैं।
फिर बात आ जाती है पारिस्थितिकी की कि पारिस्थितिकी क्या रहेगी। तो पारिस्थितिकी हम किसे कहेंगे, जब जीवों का पर्यावरण के साथ में अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी कहेंगे। अब हर विद्वान यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग करेगा, जीव और पर्यावरण। अब उन शब्दों के पर्यायवाचियों का भी प्रयोग किया जा सकता है कि जीवों की जगह पे कह दे प्राणी और पर्यावरण की जगह पे कह दे कोई प्राकृतिक घटक, इस तरीके से तो ये कहा जा सकता है। तो इसीलिए आपके पास में दो शब्द आते हैं पारिस्थितिकी का परिभाषा देने के लिए। वो दो शब्द कौन से हैं, इन्होंने क्या कहा, वार्मिंग ने क्या कहा था, जीवों और पर्यावरण के मध्य, बस इनके ये दो शब्द हैं, जीवों और पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाती है। इन्हीं दो शब्दों का तोड़ मरोड़ करके जी टेलर कैसे प्रयोग करते हैं, पारिस्थितिकी में सभी जीव जंतुओं का संपूर्ण पर्यावरण के साथ, देखो सभी जीव जंतुओं का संपूर्ण पर्यावरण के साथ पूर्ण संबंधों का अध्ययन, तो कोई ज्यादा बात इसमें ऐड नहीं हुई है। यहाँ सभी जीव जंतु हो गए और यहाँ सभी पर्यावरण की बजाय क्या लिखा हुआ है, संपूर्ण पर्यावरण लिखा हुआ है। तो ये आपने दो शब्द यहाँ पे ध्यान रखने हैं। सेम ऐसे ही पीटर हैगेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीव जंतुओं एवं पादपों का पर्यावरण के साथ संबंध। तो यहाँ पर उन्होंने एक तरफ पर्यावरण को रखा है और दूसरी तरफ उन्होंने रखा है जैविक घटक। कौन से रखे हैं अभी, जैविक घटक रखे हैं। जैविक घटक कौन से होते हैं, जीव जंतु और पादप होते हैं। तो हम अगर यहाँ पे एक अपनी परिभाषा बनाना चाहें तो ये हो जाएगी कि पारिस्थितिकी जैविक घटकों का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन कहलाता है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो ये हमारे पास में तीन परिभाषा आ चुकी हैं। अब आप इन तीन परिभाषा में मेन शब्द को फोकस करेंगे कि जीवों और पर्यावरण की बात कह रहा है। वार्मिंग छोटा सा शब्द है, वार्मिंग इसमें क्या रहेगा, जीव और पर्यावरण रहेंगे। जी टेलर, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर जो है बड़ा शब्द हो जाएगा। ग्रिफिथ टेलर मतलब कि उसकी फुल फॉर्म आ गई, तो संपूर्ण बात कर देनी है यहाँ पे, संपूर्ण जीव जंतुओं का संपूर्ण पर्यावरण के साथ में पूर्ण संबंध। भाई बात समझ में आई। इस तरीके से आपने इसकी परिभाषा बना देनी है। पीटर हैगेट तीसरा हमारे पास में विद्वान है, तो वो तीसरी बात करेगा, यानी तीसरा शब्द साथ में जोड़ेगा। तो तीसरा शब्द कौन सा, जीव जंतु। तो जीव जंतु तो यहाँ जोड़ ही रहे थे वो, तो जीव जंतु एवं पादप, जीव जंतु एवं पादप का पर्यावरण के साथ में संबंध। दैट्स क्लियर। इस तरीके से सबसे पहले विद्वान ने एक शब्द लिया जीवों का, दूसरे विद्वान ने दो शब्द लिए जीव और जंतुओं का, और तीसरे विद्वान ने तीन शब्द लिए जीव जंतु और पादप का। संबंध किसके साथ में करना है, पर्यावरण के साथ में करना है। इस प्रकार से हमारी ये परिभाषा क्लियर होती है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपके सामने ये रिटन मैटर लेकर के आता हूँ, ताकि आप हूबहू किताब को देख पाएं। और किताब तो आपके पास में है, लेकिन फिर आप उसको याद क्यों नहीं कर पाते, आपको नोट्स जो बनाने होते हैं वो किस तरीके से बनाने होते हैं। तो इसीलिए यहाँ मैं फोकस करवाता हूँ कि आप किताबी लैंग्वेज को अर्थ थोड़ा सा समझ करके उसका अर्थ चेंज करके किस तरीके से अपने पास में रख सकते हैं। क्लियर है। पारिस्थितिकी का विषय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी का विषय क्षेत्र। अब हमने पर्यावरण का विषय क्षेत्र देखा था, तो पर्यावरण के विषय क्षेत्र के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार से पर्यावरण की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से पर्यावरण का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा क्या है, पर्यावरण के अंदर हम किस किस का अध्ययन करते हैं, ये उसका विषय क्षेत्र होता है। कि पर्यावरण के अंदर हम पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं, प्रदूषणों का अध्ययन करते हैं, फिर प्रदूषणों के निवारण का अध्ययन करते हैं, पर्यावरण की जागरूकता का अध्ययन करते हैं, और उसके लिए उपायों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की हम सरकारी नीतियों का अध्ययन करते हैं पर्यावरण भूगोल में। अब पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव जगत का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से जीव जगत जो है वो संतुलन बना करके रखता है, किस प्रकार से जो पारिस्थितिकी सिस्टम है यानी कि इकोलॉजी सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करता है, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, पारिस्थितिकी में करते हैं। यही पारिस्थितिकी का विषय क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं, आपने इनकी लाइनें बढ़ानी है बाद में, ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी के विषय क्षेत्र अध्ययन के प्रमुख क्षेत्रों तथा अध्ययन के उपागमों के संदर्भ में पारिस्थितिकी के
विकास काल को 4 प्रावस्थाओं में विभक्त किया गया है। देखिए, जिस प्रकार से पर्यावरण भूगोल में पहले के समय में अध्ययन किस चीज़ का होता था कि पारिस्थितिकी को किस प्रकार से हमने अपना संतुलन बनाना है, सिर्फ इतना अध्ययन हुआ। मान लो कि पेड़ पौधे लगाए, पेड़ों पौधों का अध्ययन हुआ कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, जीव जंतु क्या करते हैं, सिर्फ इसका अध्ययन हुआ। लेकिन जैसे जैसे पता चला कि पेड़ों की कटाई की वजह से कुछ ना कुछ संकट पैदा हो रहे हैं, तो पर्यावरण के विषय में संकट जुड़ गए कि संकटों का भी, पर्यावरणीय समस्याओं का भी अध्ययन किया जाने लगा। फिर जब संकट सामने आए, पता चला कि संकट की वजह से कोई परिणाम निकल रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई संकट था कि वनों की कटाई, ये वनों की कटाई से क्या हुआ, कोई संकट पैदा हुआ कि सूखा पड़ने लग गया। सूखा क्या है, वहाँ का परिणाम हो गया, तो सूखा दिखने लग गया। तो इस प्रकार से पर्यावरणीय समस्याएं भी साथ में जुड़ गई। पर्यावरणीय समस्याओं के बाद में पर्यावरण प्रदूषण भी साथ में जुड़ गए, आपदाएं साथ में जुड़ गई। उसके बाद में उन सब का उपाय और नियंत्रण कैसे किया जाए, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, ये सब बातें पर्यावरण का विषय बनती गई। तो ये ऐसा नहीं है कि भी एक ही समय में हम ये सारा कुछ पढ़ने शुरू कर दिए थे, नहीं। आज से, यानी कि अगर आप 1895 की बात करो तो उस समय इतना ज़्यादा नहीं था। 1885 में सबसे पहले ओजोन परत में जो है छेद देखा गया था। तो ओजोन परत में छेद जो ज्ञात किया गया था, उससे पहले की यदि हम बात करें तो पहले किसी को कोई पता ही नहीं था भी कोई पर्यावरण के अंदर कोई संकट भी पैदा हो सकता है। तो वो चीज़ें सामने आई 1885 में। तो जैसे सामने आई तो उन्होंने पर्यावरणीय संकट और पर्यावरणीय आपदाओं को भी विषय में शामिल कर लिया कि इसको भी पढ़ना जरूरी है। तो इसी तरीके से पारिस्थितिकी को भी में क्या क्या पढ़ा जाता है, उसकी 4 अवस्थाएं हमें बता दी गई हैं कि 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले किसका अध्ययन होता था, फिर धीरे धीरे दूसरी चीज़ों का अध्ययन होने लग गया है। तो वर्तमान में हमारा इसका विषय क्षेत्र कितना बड़ा है उसको हम जानेंगे। तो देखिए जरा, जबकि पियरसाल ने 1964 तक के विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं, इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन हम पारिस्थितिकी को मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड करते हैं। क्रिस पार्क ने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट 1980 में इन्होंने अपनी किताब लिखी है। 1980 के अंदर, ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट की बात आ रही है यहाँ पे, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के मैनेजमेंट की, प्रबंधन की बात आ रही है। प्रबंधन की इन्होंने किताब लिखी है। इस किताब में वो क्या कहते हैं, निम्न अवस्थाएं बताते हैं। तो कितनी अवस्थाएं हमारे पास में, 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, प्रथम विश्व युद्ध तक की अवधि, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1918 में हुआ था, 1914 से लेकर के 1918 तक ये जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला। उन्होंने कहा कि इस टाइम क्या होता था, इस अवधि में मुख्य रूप से जीवों एवं उनके पर्यावरण में परस्पर संबंधों के आधार पर पारिस्थितिकी को परिभाषित किया गया। डार्विन की जातियों के उद्भव की संकल्पना के अनुसार पौधों एवं जंतुओं के विकासीय इतिहास का लक्षणों सहित पता लगाया गया। पहले इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता था। उसके बाद में द्वितीय प्रावस्था आती है, प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य का समय, 1918 से लेकर के 19, ये हमारे पास में टाइमिंग चलती है इसकी भी 39 तक। इस बीच में यहाँ दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। तो इस बीच की टाइमिंग में किस का अध्ययन किया जा रहा है, इस अवधि में मुख्यतः वनस्पति के सर्वेक्षण, मापन, वर्गीकरण की तुलना में विशेषताओं तथा निवास क्षेत्रों की भौतिक दशाओं में परस्पर संबंधों का अधिक गंभीरतापूर्ण अध्ययन किया जाने लगा इस टाइम पीरियड के अंदर। तो मतलब क्या क्या जुड़ गया साथ में, पहले सिर्फ जीवों को उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को ही हम क्या कहते थे, पारिस्थितिकी कहते थे। आपने देखा है कि सबसे पहले वार्मिंग आए हैं। तो वार्मिंग कब आए थे, 1890 में आए थे। उन्होंने क्या कहा था, जीवों और पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाती है। ग्रिफिथ टेलर आए, उन्होंने जीव जंतुओं का पर्यावरण के साथ में संबंध बताया कि ये पारिस्थितिकी है। फिर उसके बाद में पीटर हैगेट आए, तो उन्होंने भी यही कहा कि भी जीव जंतु और पादपों का पर्यावरण के साथ में जो संबंध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। तो ये तो थी प्रथम अवस्था के अंतर्गत, यानी इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता था। द्वितीय अवस्था आई तो तब हम उसके प्रकृति व वनस्पति के सर्वेक्षण, मापन और वर्गीकरण, इनका सिर्फ वर्गीकरण ना करके अब इनके
विशेषताओं तथा निवास क्षेत्रों की भौतिक दशाओं में संबंध देखने पर गंभीर उस पर जोर दिया जाने लगा कि किसी क्षेत्र की भौतिक अवस्था अलग प्रकार की है तो वहाँ पे वनस्पति का संबंध उस अवस्था के साथ में अलग है, दूसरी जगह का पर्यावरण का संबंध अलग है। इस तरीके से पारिस्थितिकी में अलग अलग क्षेत्र के पर्यावरण की बात होने लगी। तृतीय प्रावस्था द्वितीय विश्व युद्ध से 1960 तक, ठीक है, 1945 से लेकर के 1960, इस बीच की जो टाइमिंग है, यहाँ पर क्या हुआ, इस काल के दौरान पारिस्थितिकीय अध्ययन में तंत्र विश्लेषण का प्रयोग आरंभ हुआ। तंत्र विश्लेषण, एनालिसिस किया जाने लगा, जो सिस्टम है उसको एनालाइज किया जाने लगा। तंत्र विश्लेषण के माध्यम से जीवों व उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन आरंभ हुआ। अब जीवों का उनके भौतिक पर्यावरण के साथ में जो संबंध है, अब उनका अध्ययन किया जाने लगा। चतुर्थ प्रावस्था, इससे आधुनिक प्रावस्था कहते हैं, यानी कि 1960 के बाद का जो टाइमिंग है तो उसे हम आधुनिक प्रावस्था कहते हैं। इस अवधि में पारिस्थितिकीय अध्ययन का स्वरूप तीव्र गति से बदलने लगा। इसमें विविधीकरण तथा विशिष्टीकरण परिलक्षित होने लगे। इस दौरान पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों का पुनर्चक्रण, नीचे सिद्धांत तथा पादपों में परिवर्तनशीलता का अध्ययन किया जाने लगा। अब पादपों के अंदर चेंजेस आने लग गए हैं तो उनका अध्ययन किया जाने लगा। बहुत सी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर बहुत सी प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पे आ गई या विलुप्त होने लगी, उनका अध्ययन किया जाने लगा। ऊर्जा का प्रवाह देखा जाने लगा कि ऊर्जा का प्रवाह किस ओर होता है, प्राथमिक सेक्टर से, प्राथमिक यानी उत्पादक से कहाँ तक जाता है, अपघटक तक किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, इनका एनालिसिस किया जाने लगा। तो अब आप देख पाएंगे कि हमारे पास में इतना इस पारिस्थितिकी का विषय क्षेत्र जो है वो इस प्रकार से 4 प्रावस्थाओं से होते हुए वर्तमान तक पहुंचा है। तो वर्तमान में ये जो हमारे पास में विषय क्षेत्र हम देख रहे हैं, कौन सा विषय क्षेत्र हम देखेंगे आगे जितना भी हम पढ़ने वाले हैं, ये वाला जो हम पढ़ेंगे कौन सा दूसरी यूनिट में, वो पूरा का पूरा पारिस्थितिकी का क्या कहलाता है, विषय क्षेत्र ही कहलाएगा। तो पहले आपने जाना कि जीव जंतुओं का पर्यावरण के साथ में संबंध। अब पुनर्चक्रण के बारे में भी हम जानेंगे आगे कि किस प्रकार से ऑक्सीजन चक्कर चलता है, किस प्रकार से कार्बन चक्कर चलता है, ये सब इनका भी हम अध्ययन करेंगे। इनकी पूर्ति कैसे की जाती है, पर्यावरण इसमें किस प्रकार से सहायक है, इन सब का अध्ययन जो है इसमें किया जाएगा। पारिस्थितिकी का वर्गीकरण, पारिस्थितिकी का वर्गीकरण किया जा रहा है। तो 1960 के दशक में पारिस्थितिकी में विशेषीकरण आरंभ हुआ। इसी समय विद्वानों की अभिरुचि व्यवहारिक पारिस्थितिकी में बढ़ी, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं के निवारण के लिए पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से प्रकृति के संरक्षण एवं पर्यावरण प्रबंधन में पारिस्थितिकी की भूमिका को महसूस किया जाने लगा। तो सामाजिक तौर पर कार्यक्रम होने लगे, आर्थिक तौर पर कार्यक्रम होने लगे, संगठन हुए, राजनीतिक यानी सरकारी नीतियाँ आई, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, इस प्रकार से ये नीतियाँ आने लगी। तो इन सब चीज़ों से क्या होने लगा, अभी पर्यावरण का संरक्षण और पर्यावरण के प्रबंधन की बात जो है वो शुरू होती है। कब, 1960 के दशक में। इस प्रकार पारिस्थितिकी का निम्न आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो एक तो है विषय सहजातीय के आधार पर। विषय सहजातीय क्या है, तो देखिए इसमें 2 प्रकार से है। एक तो हमारे पास में है पादप और एक है प्राणी, ओके, प्लांट इकोलॉजी, और एक इसको कर दिया अभी एनिमल इकोलॉजी। तो ये तो है विषय सहजातीय के आधार पर कि इसके अंदर कौन कौन से विषय आते हैं। इसमें जब पादप की बात करेंगे, पादप पारिस्थितिकी में क्या बात करेंगे कि पादप यानी कि पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधों का जितना भी उनका विस्तार है, जिनके इतने प्रकार है, उनकी प्रजातियां हैं, उनकी बनावट है, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, पारिस्थितिकी, पादप पारिस्थितिकी में किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकृति के पेड़ पौधों का पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म स्तर पर वनस्पति के छोटे छोटे समुदाय का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे वन पारिस्थितिकी में सागौन पारिस्थितिकी,
पाइन पारिस्थितिकी, ओक पारिस्थितिकी आदि का विशिष्ट अध्ययन किया जाता है। जैसे सेवन पारिस्थितिकी होगी, घास के अंदर हम बात करें, इसी प्रकार घास पारिस्थितिकी में सवाना घास पारिस्थितिकी आदि अध्ययन महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कहना क्या जाता है, यहाँ कहना चाहता है कि पेड़ पौधों का पर्यावरण के साथ में अंतर संबंध। अब ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो हर क्षेत्र के जो पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग हैं, दूसरे से अलग हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक पारिस्थितिकी बनती है। जैसे सवाना घास की पारिस्थितिकी, वहाँ पर अलग प्रकार के जीव जंतु रहेंगे, वहाँ अलग प्रकार की जलवायु होगी, तो वह पारिस्थितिकी केवल सवाना क्षेत्र में ही पाई जाएगी। दूसरी हमें मिलेगी जैसे सेवन घास की पारिस्थितिकी। सेवन घास की पारिस्थितिकी आपको पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। यहाँ पर छोटे जानवर आपको देखने मिलेंगे, लोमड़ी वगैरह, ठीक है, ये आपको देखने मिलेंगे। जबकि सवाना के पारिस्थितिक तंत्र में आपको बड़े बड़े मतलब जानवर देखने को मिलेंगे, जैसे हाथी है, शेर है, वो सब देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से वनों की पारिस्थितिकी होती है, सागौन पारिस्थितिकी कहेगी, सागवान के वनों की। इसके अलावा मैग्रोवन की परिस्थिति, यानी कि मैग्रोवन जैसे सुंदरवन डेल्टा है तो वहाँ अपनी एक उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार से हर एक जगह की पारिस्थितिकी पादप के आधार पर अलग अलग होती है। ऐसे ही जंतुओं की पारिस्थितिकी अलग अलग होगी। तो जंतु पारिस्थितिकी में पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों का पर्यावरणीय प्रभावों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म स्तर पर मत्स्य पारिस्थितिकी, छोटे स्तर पर मत्स्य पारिस्थितिकी यानी कि तालाब के अंदर मत्स्य पारिस्थितिकी होगी। अणु जैविक पारिस्थितिकी, कीट पारिस्थितिकी आदि विभाजन महत्वपूर्ण है। उपरोक्त वर्गीकरण अत्यंत सूक्ष्म होते हुए भी भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित है। जितना भी हम देख रहे हैं पारिस्थितिकी को, भले हर क्षेत्र की पारिस्थितिकी अलग अलग क्यों ना हो, वह संपूर्ण पारिस्थितिकी भले वो जीवों की है और भले वो पादपों की है, आपस में अंतर संबंधित है। और ये बात हम बीए पार्ट सेकंड के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी सेकंड सेमेस्टर के अंदर हम देख चुके हैं, जिसमें कहा गया था पार्थिक एकता का सिद्धांत। अब देखिए निवास क्षेत्र के आधार पर, पहला हमारा कौन सा था, विषय सजातीय के आधार पर पारिस्थितिकी के वर्गीकरण थे, दो थे हमारे पास में, एक पादपों की और एक जीवों की पारिस्थितिकी। अब निवास क्षेत्र के आधार पर पारिस्थितिकी कैसी है, तो पर्यावरणीय कारकों जैसे ऊंचावच, मृदा, सूर्यताप, जल, जलवायु आदि के प्रभाव के कारण निवास क्षेत्र में भिन्नता आ जाती है। इन सब की वजह से निवास क्षेत्र में भिन्नता पाई जाती है। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र है तो यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पाई जाती है, तो गर्मी होने की वजह से यहाँ पे उष्ण जलवायु मिलेगी, तो उष्ण जलवायु की पारिस्थितिकी अलग हो जाएगी। और यही भूमध्य रेखा पर अगर कोई पर्वत पाया जाता है, जैसे किलिमंजारो पर्वत है, तो पर्वत की जो चोटी है वो बर्फ से ढकी हुई है। तो इस प्रकार से भूमध्य रेखा पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होते हुए भी उसकी पारिस्थितिकी ठंडी है। किसकी, किलिमंजारो पर्वत की। इसका मतलब वो क्या है, एक ऊंचावच कारक है और जलवायु कारक है। ऐसे ही जल कारक होते हैं, सूर्य कारक होते हैं। ये सब कारक भी क्या करते हैं, जीवों के निवास क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो भिन्नता आ जाती है, जबकि जीवों पर इसका प्रभाव पड़ता है, जीवों पर इनका स्पष्ट प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो इसमें हम बात करते हैं जीव जंतुओं में एक निवास क्षेत्र से दूसरे निवास क्षेत्र में अंतर पाया जाता है। जो जीव जंतु होते हैं वो प्रत्येक स्थान के अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार से पेड़ पौधे भी अलग अलग होते हैं, वैसे जीव जंतु भी अलग अलग होते हैं। पेड़ पौधों की अपनी एक पारिस्थितिकी होती है और जीवों की अपनी एक पारिस्थितिकी होती है। इसके आधार पर आवास पारिस्थितिकी यानी हैबिटेट इकोलॉजी का विकास हुआ। आवास पारिस्थितिकी, एक नई पारिस्थितिकी का जन्म होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, एक पादप पारिस्थितिकी पढ़ी, एक हमने पढ़ी जीव पारिस्थितिकी। ये किसके आधार पर थी, विषय सजातीय के आधार पर थे। और निवास क्षेत्र के आधार पर कौन सी पारिस्थितिकी बनती है, आवास पारिस्थितिकी बनती है। आवास की स्थिति के अनुसार पुनः सूक्ष्म स्तर पर वन पारिस्थितिकी, स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी, झील पारिस्थितिकी, द्वीप पारिस्थितिकी, सागरीय पारिस्थितिकी तथा पर्वतीय पारिस्थितिकी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब मैंने कहा कि मैदानी पारिस्थितिकी, मैदानी
पारिस्थितिकी। तो मैदानी जो पारिस्थितिकी है ये किस आधार पर है? ये आपको मिलेगी उच्चावच की वजह से। तो ये क्या है? निवास क्षेत्र के आधार पर पारिस्थितिकी का एक प्रकार हो गया। अब ऐसे ही अगर कह दिया कि भी मैग्रो वन की पारिस्थितिकी, तो मैग्रो वन क्या है? वो मैग्रो वनों की एक प्रजाति है। तो इसका मतलब ये पादप की एक प्रजाति है, तो ये पादप पारिस्थितिकी का एक वर्गीकरण कहलाएगा। ऐसे ही आपको कह दिया गया कि मत्स्य पारिस्थितिकी, तो मत्स्य पारिस्थितिकी क्या है? जीवों का एक वर्गीकरण है। तो ये जीवों की पारिस्थितिकी का एक हिस्सा है। तो जीवों की पारिस्थितिकी के अनुसार पर हम इस प्रकार से बांटेंगे। पादप की पारिस्थितिकी के अंतर्गत पादप के अलग अलग प्रकार आ जाएंगे, और आवास पारिस्थितिकी के आधार पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? आवास पारिस्थितिकी के आधार पर हमारे पास में आ गया है कौन? मैदानी पारिस्थितिकी, पर्वतीय पारिस्थितिकी, पठारी पारिस्थितिकी, जलीय पारिस्थितिकी, सागरीय पारिस्थितिकी, झील पारिस्थितिकी, द्वीप पारिस्थितिकी। तो ये किसके आधार पर है? आवास क्षेत्र के आधार पर है। संगठन के स्तर के आधार पर कि संगठन जो रहेगा वो किस आधार पर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य आधार पर किसी विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के एकाकी जीवन का अध्ययन है। ये जो संगठन के आधार पर हम बात करते हैं, तो इसमें वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है? किसी विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के एकाकी जीवन का अध्ययन। किसी विशिष्ट पारिस्थितिकी, किसी एक क्षेत्र की पारिस्थितिकी में एकाकी जीवन का अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसे हम संगठन के स्तर के आधार पर पारिस्थितिकी का एक प्रकार कहेंगे। ठीक है, चलिए जैसे हम किसी विशेष क्षेत्र पर हम देखें कि शेरों के बारे में, चित्तों के बारे में, हाथी के बारे में, या किसी स्पेशल एक वन की प्रजाति के बारे में, प्रत्येक पूरे संपूर्ण विश्व में कहाँ कहाँ पर बाघों की प्रजाति है, कितनी प्रकार की है, अगर हम किसी एक जीवन के बारे में बात करेंगे तो वो कहलाएगी एक संगठन के स्तर की पारिस्थितिकी। चलिए, इसमें विभिन्न जीवों के मध्य पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर ये कौन सी बात आ रही है हमारे पास में? जो हमारे पास में संगठन के स्तर पे आधार पर था ना, संगठन के स्तर पर एकाकी जीवन का अध्ययन, एकाकी जीवन का जो अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा? अभी एक संगठन पारिस्थितिकी कहलाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें विभिन्न जीवों के मध्य पारिस्थितिकीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे स्वपारिस्थितिकी में क्या आएगा? इसमें किसी जीव विशेष अथवा एक ही जाति के सभी जीवों के सामूहिक जीवन पर पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। स्वपारिस्थितिकी में क्या आता है? एक ही जाति के सभी जीवों, ध्यान रखिएगा, किसी जीव विशेष या तो कोई एक जीव विशेष की जो संपूर्ण जाति है, एक जाति जिसमें हमने क्या कहा? एक जाति में आप हाथियों को ले लीजिए, ठीक है, हाथी है, तो हाथी के सभी जीवों के सामूहिक जीवन पर पर्यावरण के प्रभावों का जो अध्ययन होगा वो किस में आएगा? स्वपारिस्थितिकी यानी ऑटो इकोलॉजी में आएगा। इकोलॉजी होता है अध्ययन करना, ठीक है ना, अध्ययन करना। तो इस प्रकार से उसका अगर हम किसी एक जाति विशेष का अध्ययन करेंगे तो वो स्वपारिस्थितिकी कहलाएगी। सामूहिक जीवन में प्रजनन व वितरण आदि तत्व सम्मिलित होते हैं। सामूहिक जीवन में क्या होता है? उनका प्रजनन क्षमता, प्रजनन की प्रक्रिया, और दूसरी उनका वितरण कि हाथी है तो उनका प्रजनन किस प्रकार से है, किस दर से हो रहा है, कितनी उनकी संख्या है, और उनका वितरण कहाँ कहाँ पे है, किस प्रकार का है, कहाँ किस प्रकार के हाथी रहते हैं। मतलब हाथियों की पूरी एक जाति होगी सारी की सारी। अब वो कहाँ कहीं पर भी रहे, अगर हम उसका अध्ययन कर रहे हैं तो वो एक वन पारिस्थितिकी में नहीं आएगा,
वो एक सवाना परिस्थिति में नहीं आएगा, वो एक मैदानी परिस्थिति में नहीं आएगा। मैदानी परिस्थिति का नाम ले रहे हैं तो वो आवास परिस्थिति कहलाएगी, वन परिस्थिति का नाम ले रहे हैं तो भी एक आवास परिस्थिति कहलाएगी, और अगर हम सवाना परिस्थिति की बात कर रहे हैं तो वो एक पादप परिस्थिति के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्वपारिस्थितिकी में जीवों के जीवन चक्र तथा अनुक्रमण, उनकी वृद्धि विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन किया जाता है। कोई किसी भी जीव, जो भी जीव है, जो एक जाति है, उसका अध्ययन करेंगे, उसका प्रजनन, उसका जीवन चक्र, उसका वितरण, अनुक्रमण, उनकी वृद्धि विकास, इन सब के ऊपर जो पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है ना, उन सब का हम अध्ययन करेंगे। किसमें? स्वपारिस्थितिकी के तहत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे समपारिस्थितिकी। समपारिस्थितिकी यानी कि साइन इकोलॉजी। साइन इकोलॉजी है समपारिस्थितिकी। जीवों के समूह या समुदाय के जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन। जीवों के समूह या समुदाय, इसमें जीवों का समुदाय पूरा आ जाएगा। इसमें क्या होगा? पृथ्वी पर समस्त जीवधारी, जितने भी जीवधारी हैं, भले वो पादप है, भले वो जीव जंतु हैं, परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा अपने आवासीय क्षेत्रों के परिवृत्त प्राकृतिक दशाओं के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। इस प्रकार समपारिस्थितिकी या समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत पादपों व और जंतुओं की विभिन्न जातियों के मध्य तथा पर्यावरण एवं संजीव तंत्र के मध्य पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास में जो बात कर रहा है ये एक समुदाय पारिस्थितिकी है। यहाँ पे बात थी स्वपारिस्थितिकी। ये दोनों किसके आधार पर थी? संगठन के स्तर के आधार पर, कि संगठन का स्तर कैसा है। एक जाति विशेष की यदि हम बात कर रहे हैं तो उसका अध्ययन स्वपारिस्थितिकी में किया जाएगा, और अगर हम पूरे समूह या समुदाय की बात कर रहे हैं, उन समुदाय का अंतर संबंधों की बात कर रहे हैं, उन पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो समुदाय पारिस्थितिकी के तहत अध्ययन उनका किया जाएगा। दैट्स क्लियर। इस प्रकार से तो देखिए, अब विभिन्न पारिस्थितिकी के अनुसार समपारिस्थितिकी को पुनः आगे डिवाइड किया गया है। समपारिस्थितिकी को फिर से आगे डिवाइड कर दिया गया। अब समुदाय पारिस्थितिकी, कौन सा समुदाय की बात हो रही है? जनसंख्या समुदाय की बात हो रही है या जीवों के समुदाय की बात हो रही है? यानी कि किसी जीव की जनसंख्या। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जनसंख्या का मतलब मानव जाति से नहीं है। मानव जनसंख्या तो हम किस में पढ़ चुके हैं? मानव भूगोल में हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में। यहाँ तो हमें किसके बारे में देखना है? पर्यावरण, उसकी पारिस्थितिकी के बारे में हमें देखना है। तो जो हमारे पास में जीवों की या पादपों की जो जनसंख्या है उसकी हमें यहाँ पे बात करनी है। तो जनसंख्या पारिस्थितिकी में क्या किया जाएगा? किसी भी जीव पादप के वितरण को देखा जाएगा, उसकी वितरण की अलग क्षेत्र में उसकी संख्या कितनी है उसके बारे में देखा जाएगा। तो चलिए देखें, जनसंख्या पारिस्थितिकी में एक ही जाति के शुद्ध जीवों को इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत शुद्ध जीवों की वृद्धि, संरचना और नियम का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य स्वतंत्र संस्कृति वाला प्राणी है। कई पर्यावरणीय कारक मनुष्य के आवास, रहन सहन तथा आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जिनका अध्ययन जनसंख्या पारिस्थितिकी में किया जाता है। अब मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है, तो उसको प्रभावित जो करेंगे ना कारक, उसको हम किसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं? जनसंख्या पारिस्थितिकी में पढ़ेंगे। समुदाय पारिस्थितिकी, कम्युनिटी इकोलॉजी जो है, इसके तहत क्या होता है? इसमें एक स्थान पर रहने वाली विभिन्न जातियों के जीवों के विभिन्न समूहों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न जाति के विभिन्न जीव, ध्यान रखिएगा, विभिन्न जातियों के जीवों के विभिन्न समूह जो एक स्थान पर रहते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अब तक देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। पीछे हमने क्या पढ़ा था? स्वपारिस्थितिकी, जिसके अंतर्गत हमने एक जाति विशेष का पूरे ऑल ओवर विश्व में
जो वितरण है उसको हम लेंगे और उस जाति का अध्ययन करेंगे कि उस पर अलग अलग क्षेत्र के पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो तो एक जाति है, लेकिन पूरे विश्व की यहाँ पर एक स्थान विशेष की जाति आ गई, ठीक है ना, समुदाय में। अच्छा, स्वपारिस्थितिकी में एक जाति हो गई थी, अब पीछे ही हम पढ़ करके आए हैं समपारिस्थितिकी, जिसको हम समुदाय पारिस्थितिकी भी कहते हैं, जिसके हम यहाँ पे आगे और अलग से भाग देख रहे हैं, उसके उप विभाग देख रहे हैं। समपारिस्थितिकी क्या थी? समपारिस्थितिकी में हम जीवों के संपूर्ण समुदाय, संपूर्ण पादपों की बात कर रहे थे। पूरे विश्व के अंदर जितने भी जीव हैं, जितने भी उनके पादप हैं, उन सब के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसको हम समुदाय कह रहे थे। और अगर किसी एक की बात कर रहे थे, एकाकी बात कर रहे थे जीव की, तो वो स्वपारिस्थितिकी थी। तो पहले तो हमने इस प्रकार से इसको दो भागों में बांटा, संगठन के आधार पर। किस आधार पर भी? संगठन के आधार पर दो हिस्से किए। एक हो गया स्वपारिस्थितिकी, जिसमें एकाकी जीव होंगे, एक हो गया समुदाय पारिस्थितिकी, जिसमें पूरा संपूर्ण विश्व की जात, जीव और पादप सारे आ गए। अब समुदाय पारिस्थितिकी यानी कि समपारिस्थितिकी के आगे आकर के फिर से हिस्से हो जाएंगे, उपविभाग हो जाएंगे। तो समपारिस्थितिकी के वो हिस्से हो रहे हैं, एक तो है जनसंख्या पारिस्थितिकी, यानी कि जीवों का वितरण, उनका घनत्व, उनका जो भी पादपों का वितरण है उनके बारे में। दूसरा उसका हिस्सा है समुदाय पारिस्थितिकी, यानी समपारिस्थितिकी का दूसरा भाग कौन सा है? समुदाय पारिस्थितिकी, जिसके अंदर हम एक क्षेत्र विशेष के संपूर्ण जीव जातियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उस पर पड़ने वाले पर्यावरण के अध्ययन करते हैं। तो ये हमारे पास में समुदाय पारिस्थितिकी के तहत होता है। इसमें विभिन्न प्रकृति वाले पौधों एवं जंतुओं का अलग अलग स्थानों में, ध्यान रखिएगा, अलग अलग स्थानों में किसी स्थान पर वितरण, सामुदायिक इकाइयों का गठन तथा उनका अनुक्रमण यानी कि सक्सेशन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इन सब का हम अध्ययन करते हैं। वितरण, समुदाय इकाइयों का गठन, सामुदायिक इकाइयों का गठन, ये कहाँ करते हैं? हम एक क्षेत्र विशेष में करते हैं। तीसरा आता है हमारे पास में जीवोम पारिस्थितिकी। जीवोम पारिस्थितिकी में क्या होगा? किसी एक ही क्षेत्र के अलग अलग समुदाय को अध्ययन की इकाई बना करके, अलग अलग समुदाय को अध्ययन की इकाई बनाकर उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करना। यहाँ पे अलग अलग समुदायों के अध्ययन की इकाई, इनको अध्ययन की इकाई मान लेना है। यहाँ पर क्या था? एक स्थान पर रहने वाले विभिन्न जातियों के जीवों के विभिन्न समूह, जीवों के विभिन्न जो समूह हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पे जीवों का अध्ययन किया जाएगा और यहाँ पर अलग अलग समुदाय का एक ही इकाई मान करके अध्ययन करेंगे। इसमें जीवों एवं पादपों के एक से अधिक समुदाय एक ही प्रकृति वाले जलवायु में साथ साथ रहते हैं। इनमें से कुछ समुदाय अनुक्रमण की चरम अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए क्या होता है, जीवोम किसे कहते हैं? एक ही स्थान पर जीवों और पादपों के अलग अलग जो समुदाय होते हैं वो एक ही प्रकृति में यानी कि मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं और बहुत ही घने वन क्षेत्र में रह रहे हैं। तो उनकी जो पारस्परिक संबंध है ना, उसको हम जीवोम यानी कि बायोम इकोलॉजी कहेंगे। ये हमारी क्या कहलाएगी? बायोम इकोलॉजी कहलाएगी। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम की भी अपनी एक इकोलॉजी होती है, यानी इकोसिस्टम का अध्ययन जब हम करेंगे ना तो वो एक इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या है? अध्ययन करना। इकोलॉजी, लॉजी का अर्थ क्या होता है? जहाँ पर भी लॉजी आ गया ना, साइकोलॉजी यानी कि साइको यानी कि मनोविज्ञान और लॉजी मतलब अध्ययन करना, तो साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का अध्ययन करना। तो इस प्रकार से विज्ञान, लॉजी का अर्थ क्या होता है? विज्ञान या फिर अध्ययन करना होता है। जैसे जियोग्राफी, तो जियोलॉजी हम इसको कहते हैं, जियोलॉजी। तो ये क्या होती है हमारे पास में? जियो यानी कि भूमि का अध्ययन करना। तो सेम इसी तरीके से पारिस्थितिकी जो है वो एक अध्ययन करने की प्रक्रिया है। इकोलॉजी जो है, लॉजी, ये अध्ययन है, लेकिन किसका अध्ययन?
बायोम का अध्ययन, इकोसिस्टम का अध्ययन, या फिर कम्युनिटी का अध्ययन, या पॉपुलेशन का अध्ययन, इन सब का हम बात कर रहे हैं। तो यदि हम पारिस्थितिकी का तंत्र का अध्ययन करेंगे, इकोसिस्टम का अध्ययन करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी। इसमें विभिन्न तंत्रों के जैविक एवं अजैविक अवयवों तथा उनके पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हम इकोसिस्टम को आगे देखने वाले हैं, उन सब का अध्ययन किस में किया जाएगा? इकोसिस्टम इकोलॉजी में किया जाएगा। तो अब बात शुरू होती है हमारे पास में इकोसिस्टम की। अभी हम इन सब के बारे में, अभी तक हमने पारिस्थितिकी के बारे में देखा था, पारिस्थितिकी का वर्गीकरण किया था कि पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी होती है इको यानी कि आवास, जो कि ओइकोस से बना है, आवास का अध्ययन करना। अब आवास का अध्ययन कर रहे हैं तो समुदाय के आधार पर कहेंगे तो उसको हम समुदाय इकोलॉजी कहेंगे, कम्युनिटी इकोलॉजी कहेंगे। अगर हम जीवों के आधार पर कर रहे हैं, जीवों के संपूर्ण समुदाय के आधार पर कर रहे हैं, एक ही क्षेत्र के सभी जीव, सभी पादपों की सभी जो प्रजातियां हैं एक ही स्थान विशेष पर, ध्यान रखिएगा, एक स्थान विशेष पर अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? जीवोम पारिस्थितिकी यानी कि बायोम इकोलॉजी उसको कहेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में आता है। अब हमें पारिस्थितिकी तंत्र का यदि अध्ययन करना है तो पारिस्थितिकी तंत्र को कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का अध्ययन हमें कहाँ मिलेगा? इकोसिस्टम इकोलॉजी में मिलेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के परिमंडलों क्रमशः स्थल, जल, वायु के सभी जीव जंतु एवं पादप एक निश्चित व्यवस्था क्रम में परिचालित होते हैं, भले वो स्थल के हैं, जल के हैं या वायु के। कहीं के भी जीव, कहीं के भी पादप एक निश्चित क्रम सर्कल में चलते हैं और उसी निश्चित क्रम को, निश्चित प्रणाली को सिस्टम कहते हैं, उसे ही एक तंत्र कहते हैं। किसी भी समुदाय में अनेक प्रजातियों के प्राणी साथ साथ रहते हुए परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं तथा अपने पर्यावरण को भी प्रभावित करते रहते हैं। इस संपूर्ण व्यवस्था को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये जो संपूर्ण व्यवस्था है कि अनेक प्रजातियों के प्राणी साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। किसी की अगर संख्या कम हो जाएगी, अब जैसे क्या होता है कि भी अगर हिरण है, हिरणों की संख्या बढ़ जाए, हिरण की संख्या बढ़ जाए और शेर, चीते, बाघ जो कि मांसाहारी जानवर हैं, अगर उनकी संख्या घट जाए, बाघ जो हैं अगर उनकी संख्या घट जाए तो होगा क्या? भी तो क्या हो जाएगा? भी हिरणों की संख्या बढ़ने की वजह से जितने भी उत्पादक हैं, उत्पादक अर्थात जितने भी हरी घास फूस है, हरे पेड़ पौधे हैं, ये सारे हिरण उस घास फूस को चट कर जाएंगे और जैसे ही उत्पादक खत्म हुए तो पूरा सिस्टम जो है वो तबाह हो जाएगा। इसीलिए हमें बाघों को संरक्षण जरूरी है, बाघों को बचाए रखना जरूरी है, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ बाघ बचाने हैं, हमें हर एक चीज़ का जो है सिस्टम जो है उसको ध्यान रखना है और उसको सिस्टम को बिगड़ने नहीं देना है। तो ये हमारा इकोसिस्टम कहलाएगा। तो संपूर्ण जो व्यवस्था होती है उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जीव जंतुओं तथा पादपों के पर्यावरण के साथ क्रियात्मक अंतर संबंधों को सर्वप्रथम ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद A.G. टांसले, ध्यान रखिएगा यहाँ पे टांसले शब्द आपने ध्यान रखना है। टांसले विद्वान को पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए उसको आपने उसकी जो परिभाषा है उसको भी आप याद रखेंगे। तो टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र नाम दिया था। ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र नाम किसने दिया था? अब पारिस्थितिकी तंत्र किसको नाम दिया है? नाम किस चीज़ को दिया है? ये पूरा का पूरा जितना भी जीव जंतुओं तथा पादपों का
पर्यावरण के साथ में जो भी क्रियात्मक संबंध है उस पूरे सिस्टम को उन्होंने नाम दिया पारिस्थितिकी तंत्र। तो किसने नाम दिया है? टांसले ने नाम दिया है। टांसले कब दिया है? 1935 में। 1935 में इन्होंने ये नाम दिया है। टांसले पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र वह तंत्र है, ये क्या कहते हैं? टांसले कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र वह तंत्र है जिसमें वातावरण के जैविक और अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं। जैविक और अजैविक कारक जिसमें अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, उसे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। थिएनमान ने 1939 में बायोसिस्टम शब्द प्रयुक्त किया था। इन्होंने कौन सा नाम दिया? बायोसिस्टम। उन्होंने कौन सा नाम दिया था? इकोसिस्टम। परंतु इकोसिस्टम शब्द को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया। इकोसिस्टम ओइकोस, इको यानी कि ओइकोस और सिस्टम यानी कि व्यवस्था। ओइकोस का अर्थ क्या होता है? आवास यानी कि घर, घर की व्यवस्था बनाए रखना, ये क्या कहलाता है? एक तंत्र, एक सिस्टम कहलाता है, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी की परिभाषा देखिए, इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है? ओडम के अनुसार 1971 में पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे जीवों तथा उनके पर्यावरण की आधारभूत कार्यात्मक इकाई है जो दूसरे पारिस्थितिकी तंत्रों से तथा अपने अवयवों के मध्य निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर ओडम की एक कहानी आपने ये याद रखनी है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं जीवों तथा उनके पर्यावरण का कार्यात्मक इकाई के रूप में दूसरे जीवों और पर्यावरण से अंतःक्रिया के संबंध को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसमें वो जीवों और पर्यावरण का एक इकाई बना लिया इन्होंने, जीवों और पर्यावरण को एक इकाई बनाया और कहा कि दूसरी जो पारिस्थितिकी है उससे इसका जो भिन्न अंतःक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। कहानी नहीं समझ में आती, आगे चलते हैं। पीटर हेगेट की बात करते हैं। पीटर हेगेट वे व्यक्ति हैं जिन्होंने पारिस्थितिकी के लिए 3 शब्द दिए थे, याद होने चाहिए आपको, अभी अभी हमने पढ़े हैं। एक था जीव, दूसरा जंतु, तीसरा पादप। जीव, जंतु और पादपों का पर्यावरण के साथ में संबंध पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहलाती है। तो फिर इकोसिस्टम के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे? चलिए देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र ऐसी पारिस्थितिक व्यवस्था है जिसमें पादप तथा जीव जंतु अपने पर्यावरण से पोषण श्रृंखला द्वारा जुड़े होते हैं, संयोजित रहते हैं। इकोसिस्टम एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा तंत्र है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें पादप तथा जीव जंतु अपने पर्यावरण के साथ एक पोषण श्रृंखला के अनुसार संयोजित होते हैं, जुड़े होते हैं, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो सबका आपस में जुड़े रहना क्या एक सिस्टम कहलाता है, एक व्यवस्था कहलाती है, ठीक है ना। तो इसी ही हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी सिस्टम कहते हैं। पार्क 1980 में इन्होंने परिभाषा दी है, क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत, यहाँ पर कोई कुछ भी ऐड नहीं करेंगे अभी तक, ये बस एक निश्चित क्षेत्र ऐड किया है। निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत समस्त प्राकृतिक जीवों तथा तत्वों का, देखो इन्होंने क्या शब्द लिया है? समस्त प्राकृतिक जीवों तथा तत्वों का। इन्होंने क्या शब्द लिया था? पादप तथा जीव जंतु। इन्होंने क्या बात कही थी? जीवों तथा उनके पर्यावरण, जीवों तथा उनके पर्यावरण का तंत्र या उसके पर्यावरण की आंतरिक अंतः व्यवस्था क्या कहलाएगी? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगी। यहाँ पर भी क्या कह रहा है? जीवों और पादपों का पोषण के अनुसार जुड़े रहने की व्यवस्था
पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। यहाँ ये क्या कह रहा है, प्राकृतिक जीवों तथा तत्वों का सकल योग, सकल यानी कि संपूर्ण योग होता है और इसे भौतिक भूगोल में एक दृष्टिगत आधारभूत उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। तो इसे इस तरीके से इन्होंने परिभाषित किया है पारिस्थितिकी तंत्र को। आगे देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और उसके कार्य। एक इकोसिस्टम की संरचना क्या होती है और उसके कार्य क्या होते हैं, कार्यशीलता के बारे में हम देखते हैं। संरचना में क्या आएगा, इसमें जैविक समुदाय में पाई जाने वाली जातियों की संख्या, जैव संहिता, जीवन काल तथा क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है, क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोषण, जल, तापक्रम आदि को संरचना के तत्व माने जाते हैं, जिनके इन तत्वों की सहायता से ये श्रृंखला चलेगी, ये संरचना जो है वो कार्यात्मक रूप लेगी। कौन सी श्रृंखला, कौन सी संरचना, संरचना में कौन लोग हैं, जैसे हड्डियां हैं, ठीक है ना, हड्डियां हैं, इसमें हाथ, कान, नाक से हमारा शरीर बना है। अब इस शरीर को ऊर्जा चाहिए, जिसकी वजह से ये क्या होगी, मतलब ये कार्यात्मक इकाई बनेगी, क्रिया करने वाला मानव बनेगा। तो इस प्रकार से ये उसके तत्व हैं। अब क्रिया क्या करेगा, यानी कि इसके कार्य क्या हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के काम क्या है। तो काम पहले से डिसाइड है। एक तो जैव ऊर्जा का प्रवाह करना, जैव ऊर्जा का प्रवाह करना। दूसरा पोषण चक्र बनाए रखना। तीसरा पर्यावरण द्वारा जीवों तथा जीवों द्वारा पर्यावरण को नियमन करना, ठीक है ना, यानी कि इसको कंट्रोल करना। पर्यावरण जीवों को नियंत्रित करता है और जीव पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं। ये इनका काम है। 3 कार्य हैं। संरचना में, उसकी संरचना में क्या क्या आता है, एक रोबोट तैयार किया, तो रोबोट की संरचना में क्या क्या आया, उसमें लोहे से उसका ढांचा तैयार किया गया, उसके अंदर कंप्यूटर वाली मेमोरी फिट की गई, उसके अंदर वायर वगैरह लगाए गए, ट्रांसमीटर लगाए गए, ये हमने पूरी उसकी संरचना में लगा दिया। अब संरचना में लगाने के बाद में अब उसको एक कार्यात्मक इकाई बनाना है, तो उसको एनर्जी देनी होगी, यानी उसको पोषण, जल, तापक्रम की जरूरत होगी। तो ये क्या बन जाएगी, कार्यात्मक इकाई बन जाएगी। कार्यात्मक इकाई बनने के बाद में उसके काम क्या रहेंगे, काम क्या रहेंगे एक रोबोट के, हाँ कि इंडिया के अंदर काम रहेंगे पैर दबाना, कुत्ते को घुमाने ले जाना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके काम क्या रहेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के क्या काम रहेंगे, तो जैव ऊर्जा का प्रवाह करना, पोषण चक्र बनाए रखना और पर्यावरण द्वारा जीवों को और जीवों द्वारा पर्यावरण को नियमित करना, नियमन करना। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, अब कौन से घटक हैं जो ये काम करेंगे, वो है हमारे पास में 2, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो चलिए देख लेते हैं जैविक घटक किस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं या उसको क्रियाशील बनाते हैं। जैविक घटकों में क्या होता है, जैविक घटक यहाँ पे आगे चल करके 2 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। एक हमारे पास में है स्वपोषी। स्वपोषी घटक वे होते हैं जो स्वयं का भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें स्वपोषित कहते हैं, अर्थात अपने भोजन का निर्माण स्वयं अकार्बनिक पदार्थ से करते हैं। ये स्वपोषी घटक जिन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक। हरित लवक की सहायता से सूर्य से प्रकाश ऊर्जा द्वारा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस सिस्टम के वजह से अकार्बनिक पदार्थों जैसे जल तथा कार्बन ऑक्साइड को प्रयोग में लेकर के अपना भोजन बनाते हैं। आप देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। तो वो भोजन का निर्माण कहाँ से करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से करते हैं। अकार्बनिक पदार्थ कौन से हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो जल कौन सा है, H2O है, और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी है, CO2 है। तो इसमें से क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के अणुओं को तो वो निकाल देते हैं, ऑक्सीजन के अणुओं को उन्होंने निकाल दिया, तो पीछे रख लेते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन रख लेते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से बना देते हैं कार्बोहाइड्रेट,
जो उनको एनर्जी देता है। हमें भी जब एनर्जी की आवश्यकता होती है तो हमें सबसे ज़्यादा फल फ्रूट खाने को कहा जाता है, क्योंकि फल फ्रूट में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण में समर्थ हरे पौधे, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु सभी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी अवयव कहलाते हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं? स्वपोषी, जो खुद का भोजन खुद बनाएंगे। परपोषी कौन से होते हैं? जो दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। तो दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो उसे हम परपोषी कहेंगे। जो स्वपोषी घटकों पर जो आश्रित होते हैं उन्हें परपोषी कहा जाता है। ये स्वपोषी घटकों द्वारा संग्रहित जटिल पदार्थों का उपयोग करके उन्हें पुनः व्यवस्थित करते हैं तथा अंत में उनका अपघटन यानी कि डीकम्पोज, ठीक है ना, डीकम्पोजिशन करते हैं, डीकम्पोजिशन कर देते हैं। परपोषी अपघटकों द्वारा उत्पादकों या स्वपोषियों द्वारा निर्मित भोजन को उपभोग किए जाने के कारण इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। ऊपर वाले क्या थे? स्वपोषी थे। स्वपोषी अपना भोजन खुद बनाते हैं, इन्हीं कारण उनको उत्पादक कहा जाता है। जबकि परपोषी अपना भोजन खुद नहीं बनाते, जो भी पहले से वस्तु उपलब्ध है उसका वो सेवन करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। ये अपघटक होते हैं जो कि उत्पादक को भी खा सकते हैं और उपभोक्ता को भी नष्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या होते हैं? ये अंतिम उपभोक्ता होते हैं, अंतिम प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। परपोषी अपघटकों द्वारा उत्पादकों या स्वपोषियों द्वारा निर्मित भोजन को उपभोग किए जाने के कारण इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। आहार ग्रहण करने की प्रक्रिया के आधार पर परपोषित जीवों को 3 उपविभागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले मृत जीवी, जो मृत जीवियों को खाएंगे। परजीवी, जो दूसरे के ऊपर चिपक करके रहेंगे। परपोषी ऐसा होता है, परपोषी 3 प्रकार के हैं। मृत जीवी, जो मरे हुए को और ख़त्म कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, तो वो तो है मृत जीवियों को खाने वाले। परजीवी, जो पैराकीट होते हैं, जो दूसरे के ऊपर चिपक करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे आप देखो मच्छर है, तो मच्छर क्या है? एक पैराकीट है, तो जो कि दूसरे के ऊपर, दूसरे से खून चूस करके उससे अपना जीवन यापन करता है। और एक होता है प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी ये जंतु अपने मुख द्वारा आहार ग्रहण करते हैं। तो ये क्या होते हैं? मानव सहित सभी बड़े जीव जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। जो मुख से भोजन करेंगे वो प्राणी संभोजी होंगे। परजीवी कौन से होते हैं? परजीवी अपने पैरों, अपने हाथों से अपनी बॉडी के अंदर जो है एनर्जी लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गाय वगैरह के ऊपर थोड़े छोटे छोटे कीट लगे होते हैं, तो उनको परजीवी पैराकीट कहा होता है, जो उसके साथ में चिपक करके अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। कार्यशीलता के आधार पर जैविक संगठकों को 3 श्रेणी में रखा गया है। तो कार्यशीलता के आधार पर इसके 3 घटक हैं। सबसे पहले उत्पादक आएंगे, फिर उपभोक्ता आएंगे और फिर उसके बाद में अपघटक आएंगे। उत्पादक वे जो उत्पन्न करेंगे, भोजन को पैदा करेंगे। उपभोक्ता वे जो उत्पादक से ग्रहण करेंगे, वो उपभोक्ता हैं। और अपघटक वे जो सब कुछ नष्ट करके मिट्टी में मिला देंगे। तो उत्पादक में क्या होता है? प्रोड्यूसर में क्या होता है? स्वयं अपना भोजन बनाने वाले हरी पत्ती वाले स्वपोषी पौधे होते हैं, इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। इन स्वपोषी पौधों पर निर्भर जीव जंतु एवं मानव को द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। देखो, ये जीव जंतु ये द्वितीयक उत्पादक भी कहलाएंगे और आगे जाकर के उपभोक्ता भी कहलाएंगे। प्राथमिक उत्पादक जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य होते हैं, क्योंकि ये सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण करके आहार निर्मित करते हैं, जिसको बाद में इनकी जड़ों द्वारा अजैविक पदार्थ ग्रहण करते हैं। इनके माध्यम से क्या करते हैं? अजैविक पदार्थ उस पदार्थ को ग्रहण करते हैं, इसलिए उनके बीच का काम करते हैं। जैविक और अजैविक घटकों के मध्य का काम करते हैं ये। उपभोक्ता, कंज्यूमर कौन है? ये वे परपोषी जीव हैं जो स्वपोषी पादपों द्वारा उत्पादित जैविक तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म उपभोक्ता और एक वृहद उपभोक्ता।
सूक्ष्म उपभोक्ता कौन से हैं? इन्हें अपघटक भी कहा जाता है। जो अपघटक होंगे ना उन्हें सूक्ष्म उपभोक्ता कहते हैं, क्योंकि ये भी उपभोग करते हैं। जबकि कार्यशीलता के आधार पर 3 हिस्से आएंगे हमारे पास में, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अपघटक तीसरे हिस्से में जाएंगे। ये मृत अथवा सजीवी जीवों के शरीर में पाए जाने वाले जटिल यौगिक को अपघटन करते हैं तथा उनमें से अकार्बनिक पोषण तत्वों को स्वपोषी संगठकों हेतु पर्यावरण में मुक्त करते हैं। इनमें मुख्यतः जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया, कवक और एक्टिनोमाइसीज सम्मिलित होते हैं। जितने भी अपन बैक्टीरिया वगैरह अपन बोलते हैं ना, तो ये सारे के सारे जो होते हैं ना, जीवाणु जो होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। वृहद उपभोक्ता, वृहद उपभोक्ता में बड़े जो होंगे, जो बक्षपोषी होंगे, जो अपना भोजन दूसरे जीवों को खाकर प्राप्त करेंगे, तो उसमें कौन है? ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता होते हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। प्राथमिक उपभोक्ता, सबसे पहले ये है उत्पादक, इसको कहते हैं उत्पादक। उत्पादक के बाद में आते हैं उपभोक्ता। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीय उपभोक्ता है, ये तृतीय उपभोक्ता है, ठीक है। और सबसे बाद में आता है नीचे 5वें नंबर पे, जिसको कहते हैं अपघटक। अपघटक जो उस सब को मिट्टी में मिला देता है। तो हमारे पास में 3 प्रकार के मुख्य उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे होंगे जो केवल उत्पादक को ही खाएंगे। ये किसको खाएंगे? उत्पादक को ही खाएंगे, यानी ये सिर्फ हरी घास फूस पर ही जीवित रहेंगे। द्वितीय उपभोक्ता वो होते हैं जो उत्पादक को भी खा सकते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं। ये कौन से होते हैं? जो दोनों का सेवन कर सकते हैं। तो देखिए जरा, हरे पौधों की पत्तियां अथवा उत्पादकों से भोजन प्राप्त करने वाले समस्त जीव जंतु प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इन्हें शाकाहारी हर्बीवोरस कहा जाता है। हर्बीवोरस किन्हें कहते हैं? शाकाहारी किन्हें कहते हैं? जो सिर्फ शाक सब्जियां यानी कि उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। इनमें स्थलीय जीव, कीड़े, तीक्ष्ण दंतक, गाय, बकरी तथा मानव और जलीय जीवों में विविध प्रकार के मोलस्क प्राणी आते हैं। अब द्वितीय उपभोक्ता में क्या आ जाते हैं? द्वितीय उपभोक्ता में वे आ जाते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता अथवा शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर होते हैं। ये होते हैं मांसाहारी सारे के सारे। इसको कहते हैं कार्निवोरस कहते हैं। जैसे शेर, चीता, मेंढक, छिपकली, ठीक है, ये सब हो गए। तृतीय उपभोक्ता वो होंगे जो सर्वाहारी होंगे। सर्वाहारी में कौन से होंगे भी हमारे पास में? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस यानी कि वे जंतु आते हैं जो अपना भोजन हरे पौधों से यानी शाकाहारियों एवं मांसाहारियों, ये दोनों को खा करके प्राप्त करते हैं। यानी कि तीनों को खा करके, यानी सबसे पहले यहाँ से भी घास फूस को भी खा लेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा लेंगे और द्वितीय उपभोक्ता को भी खा लेंगे। अब प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? शाकाहारी। और ये होते हैं उत्पादक। हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। तो ये होते हैं मांसाहारी। द्वितीय वाले कौन होंगे? द्वितीय वाले हमेशा कौन से कहलाएंगे? मांसाहारी कहलाएंगे। तृतीय वाले कौन से कहलाएंगे? सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब है सब कुछ खाने वाले, यानी कि उत्पादक को, शाकाहारियों को, मांसाहारियों को, सबको खाने वाले, वो तृतीय कहलाएंगे। इसमें स्वयं मानव सहित पक्षी, मछलियाँ, कुत्ते, बिल्ली सम्मिलित हैं। इन्हें भक्षपोषी भी कहा जाता है। भक्षपोषी तो मछली जो होती है वो प्लैंकटन यानी कि घास को भी खाती है। इसके अलावा तर्नक वाले छोटे छोटे जीवों को भी खाती है। मानव है वो घास फूस भी खा सकता है, वो शाकाहारियों को, प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा सकता है और मांसाहारियों को भी खा सकता है। इसलिए वो क्या है? सर्वाहारी ओमनीवोरस है। तो उपभोक्ता आपने देखे, उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। अपघटक यानी कि डीकम्पोजर। डीकम्पोजर हमारा तीसरा हिस्सा है कार्यशीलता के आधार पर। कार्यशीलता के आधार पर
जैविक घटकों का तीसरा प्रकार है। पहला कौन सा था हमारे पास में? पहला था भी, ओके समय इजाजत देगा क्या? चलिए कोई नहीं, खत्म करते हैं जल्दी से इसको। अपघटक देख लीजिए एक बार। इनमें मुख्यतः सूक्ष्म जीवों तथा कवकों का समावेश होता है जो मृत पौधों तथा जंतुओं सहित अनेक जैविक पदार्थों को सड़ा गला करके वियोजित करते हैं। ये जीव वियोजन यानी डिकम्पोजन के दौरान अपना आहार ग्रहण करते हुए जैविक तत्वों को पुनर्व्यवस्था करते हैं। ये वियोजक जीव जंतु जटिल जैविक पदार्थों को एक दूसरे से पृथक करके सामान्य बनाकर सपोषी प्राथमिक उपभोक्ता के प्रयोग हेतु पुनः सुलभ करवाते हैं। तो ये क्या कर देते हैं? डिकम्पोजर फिर से इन सब के मरने के बाद में क्या कर देंगे? मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी को फिर से उपजाऊ बना देंगे ताकि वहाँ पे उत्पादक फिर से बन सके, उत्पादक पैदा हो सके और फिर से चक्कर जो है वो चल सके। अकार्बनिक घटकों में कौन से आ जाएंगे? अकार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आ जाएंगे। कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। जलवायु तत्व कौन से हैं? जल, सूर्य प्रकाश, तापमान, वर्षा, जलवाष्प। तो इस प्रकार से होगा। पीटर हैगेट ने 1972 में अपनी पुस्तक जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस में 9 वृहत पारिस्थितिकी प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। यहाँ तक अजैविक थे, अब ये हो गए हमारे पास में कौन से भी पारिस्थितिकी प्रदेश हो गए हैं 9। कौन कौन से हैं? विषुवतरेखीय, मध्य अक्षांशीय, बोरियल, सवाना, भूमध्य सागरीय, मध्य अक्षांशीय, घास के, और ये मध्य अक्षांशीय पारिदिक, शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश इसमें आ जाते हैं। इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हैं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या आ जाएगा? फ्रेश वाटर है, मैरीन वाटर है और दूसरा है स्थलभाग। ठीक है, एक हमारे पास में समुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्रिक, और दूसरा है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय। ये कौन सा है अभी? इकोसिस्टम के टाइप हैं प्राकृतिक के, स्थलीय और जलीय। जलीय आगे 2 प्रकार का है, स्वच्छ जल का और समुद्र जल, खारे जल का। ठीक है, कृत्रिम में कौन सा आता है? मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र आते हैं इसके अंतर्गत। ओके, इसके बाद में क्या आ जाएगा? प्रकृति में प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन से हैं, वर्तमान में कौन से मौजूद हैं? वन के पारिस्थितिकी तंत्र, घास पारिस्थितिकी तंत्र, मरुभूमि के, सागरीय, तालाब के, नदी के, ज्वार नदमुखी के और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र इसमें वर्तमान में मौजूद हैं हमारे पास में। क्लियर दोस्तों? इस प्रकार से और पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता को आपने देख लेना है। ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अभी टॉपिक आगे चल करके हमारा ये समाप्त हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता और उत्पादक, ये 2 आप पढ़ लेना। नेक्स्ट उसके बाद में हम 6 क्वेश्चन के शुरुआत करेंगे जो कि हमारा होगा भू जैव रसायन चक्कर से संबंधित। क्लियर है दोस्तों? आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।